गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे बीएससी फर्स्ट ईयर की फिजिक्स, जिसमें हमारी पहली बुक थी यांत्रिकी में हमने पहला चैप्टर स्टार्ट किया था निर्देश तंत्र। आखिरी क्लास में हमने पढ़ा था गैलीलियन रूपांतरण समीकरण, और गैलीलियन रूपांतरण समीकरण में हमने संवेग संरक्षण नियम का देखा था। तो हम क्या देख रहे थे, संवेग संरक्षण के लिए हमने दो इक्वेशन निकाली थी। हमने एक निर्देश तंत्र लिया था जिसमें कोई कण जिसका द्रव्यमान m1, दूसरा कण जिसका द्रव्यमान m2, जिसका वेग u1 और दूसरे कण का वेग u2। ये तो कण से टक्कर होने से पूर्व के थे। और हमने दूसरा निर्देश तंत्र लिया था जिसमें कण के द्रव्यमान m1, m2, टक्कर के बाद उनके वेग v1 और v2 हो गए थे। उसके लिए हमने संवेग संरक्षण रूपांतरण समीकरण निकाली थी। तो क्या आई थी, m1 क्या होती है, टक्कर से पूर्व संवेग, संवेग संरक्षण नियम क्या कहते हैं, टक्कर से पूर्व और टक्कर के बाद वेग दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो टक्कर से पूर्व है पहले कण के लिए P1 प्लस दूसरे कण के लिए P2, और टक्कर के बाद में P1 डैश प्लस P2 डैश। तो P1 कण के लिए हमने निकाला था, तब क्या था, M1 U1 प्लस टक्कर से पूर्व है M2 U2। टक्कर के बाद में दोनों क्या हो गए, M1 V1 प्लस M2 V2। ये हमने निकाली थी संवेग संरक्षण फर्स्ट निर्देश तंत्र के लिए, जिसमें दो कण हैं जिनके टक्कर से पूर्व वेग क्या U1 U2 और टक्कर के बाद उनके वेग क्या हो गए V1 व V2। इसी प्रकार हमने एक अन्य निर्देश तंत्र लिया था जिसमें दो कण लिए थे जिनके द्रव्यमान कैपिटल M1 कैपिटल M2 और उनके वेग जो लिए थे टक्कर से पूर्व U1 डैश और दूसरे कण का U2 डैश। इसी प्रकार हमने दूसरा निर्देश तंत्र जिसमें टक्कर के बाद दोनों कणों का द्रव्यमान M1 M2 और उनका वेग हमने क्या लिया था, V1 डैश और V2 डैश। तो उसके लिए हमने संवेग रूपांतरण समीकरण निकाली थी। वो क्या थी हमारी, M1 U1 डैश प्लस M2 U2 डैश। ये टक्कर से पूर्व की थी। टक्कर के बाद की क्या थी, M1 V1 डैश प्लस M2 V2 डैश। ये थी हमारी समीकरण 2। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। फिर इसके बाद हमें इसको आगे सोल्व करना था। अब देखिए, हमने गैलीलियन रूपांतरण समीकरण पढ़ी। गैलीलियन रूपांतरण समीकरण क्या होती है, U डैश इक्वल U माइनस V। U डैश किसके लिए होता है, दूसरे निर्देश तंत्र के लिए वेग, दूसरे S डैश निर्देश तंत्र में जो कण रखा हुआ उसका वेग, और U S निर्देश तंत्र में रखे हुए कण का वेग, और जो V होता है S के सापेक्ष S डैश निर्देश तंत्र का वेग। ये क्या होती है, गैलीलियन रूपांतरण समीकरण। तो आगे लिखिए, गैलीलियन रूपांतरण समीकरण से गैलीलियन रूपांतरण समीकरण क्या होती है, U डैश बराबर U माइनस V। जहाँ पर U डैश है S डैश में जो कण रखा हुआ उसका वेग, और U है S कण में जो S निर्देश तंत्र में जो कण रखा हुआ उसका वेग, और जो V है S के सापेक्ष S डैश निर्देश तंत्र का वेग। इसी प्रकार हम U फर्स्ट कण के लिए लिखेंगे, दूसरे कण के लिए लिखेंगे। पहले कण के लिए लिखेंगे तो U1 डैश बराबर U1 माइनस V, दूसरे कण के लिए U2 डैश बराबर U2 माइनस V। इसी प्रकार टक्कर के बाद में क्या हुआ, V1 डैश बराबर V1 माइनस V, और V2 डैश के लिए V2 माइनस V। ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 से मान हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। देखिए, U1 डैश हमने ये किससे निकाला, गैलीलियन रूपांतरण समीकरण से। फर्स्ट कण के लिए U1 डैश बराबर U1 माइनस V, पहले कण का सेकंड निर्देश तंत्र में वेग बराबर फर्स्ट का वेग पहले निर्देश तंत्र में माइनस दूसरे के सापेक्ष पहले का वेग। U1 डैश बराबर U1 माइनस V, U2 डैश बराबर U2 माइनस V।
v1 डेज बराबर v1 माइनस v और v2 डेज बराबर v2 माइनस v। ये समीकरण पूरी 3 मान ली, हम इसका मान किस में रखेंगे, समीकरण 2 में। तो लिखिए समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रखेंगे, इसमें रखना है u1 की डेज की जगह क्या रखेंगे, u1 माइनस v। तो पहले कण का द्रव्यमान m1 और उसका वेग हम लिखेंगे u1 माइनस v प्लस दूसरे कण और उसका वेग u2 डेज बराबर क्या हमारे पास समीकरण 3 से u2 माइनस v इक्वल। इसके बाद क्या है m1 v1 डेज, m1 और v1 डेज की वैल्यू हमारे पास समीकरण 3 से क्या है v1 माइनस v प्लस m2 v2 डेज और v2 डेज की वैल्यू समीकरण 3 से क्या आती है v2 माइनस v। इसको सोल्व करें, देखो m1 को u1 से मल्टीप्लाई करेंगे m1 u1, m1 को v से करेंगे m1 v प्लस m2 को किससे करेंगे u2 से, m2 को फिर v से करेंगे m2 v इक्वल m1 को v1 से करेंगे m1 v1, m1 को v से करेंगे माइनस m1 v प्लस m2 v2, m2 को माइनस v से मल्टीप्लाई करेंगे m2 v। देखिए दोनों तरफ माइनस के साइन के साथ है, एक दूसरे को ट्रांसपोज करेंगे, पक्षांतरण करेंगे, एक प्लस का एक माइनस का कट जाएंगे, m2v से m2v बचा क्या क्या m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 4। क्या हो गई समीकरण नंबर 4। अब देखिए समीकरण 1 और 4 में कुछ समानता दिखाई दे रही है क्या, m1 u1 प्लस m2 v2, m1 v1 प्लस m2 v2। यहाँ भी क्या है m1 u1 प्लस m2 u2 और m1 v1 प्लस m2 v2। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संवेग क्या रहता है, संरक्षित रहता है। गैलीलियन रूपांतरण में क्या रहता है, संवेग संरक्षित रहता है। लिखिए समीकरण 1 व 4 से हम कह सकते हैं कि गैलीलियन रूपांतरण में संवेग क्या है, निश्चित है, संवेग निश्चल राशि है। तो टक्कर से पूर्व और टक्कर के बाद संवेग क्या रहेगा, समान रहेगा। ये क्या है P1 प्लस P2 बराबर P1 डेज प्लस P2 डेज हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे ऊर्जा संरक्षण। संवेग संरक्षण हो गया। अब हेडिंग लगाइए ऊर्जा संरक्षण। इसका एक क्वेश्चन आ सकता है, गैलीलियन रूपांतरण में संवेग संरक्षण को सिद्ध कीजिए। लिख लीजिए प्रश्न। क्वेश्चन लिखिए। इस पर जो क्वेश्चन आ सकता है वो ऐसे, क्वेश्चन सिद्ध कीजिए सिद्ध कीजिए गैलीलियन रूपांतरण के अंतर्गत संवेग निश्चल राशि है। ये ऐसा क्वेश्चन आ सकता है
1.5 या 2 नंबर का, जिसमें आपको संवेग को दिखाना है कि वो निश्चित होता है या नहीं। समीकरण 1 और 4 की हमने तुलना की, दोनों बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं कि संवेग क्या होता है, निश्चित राशि होती है। अब हेडिंग लगाइए ऊर्जा संरक्षण। गैलीलियन रूपांतरण के अंतर्गत अब हम क्या शो करेंगे कि ऊर्जा भी संरक्षित होती है या नहीं। देखिए 2 कण लिए हमने जिनका द्रव्यमान m1 m2, जिनका संवेग p1 p2 और उनका वेग पहले के लिए u1 दूसरे के लिए u2। टक्कर के बाद m1 m2 और इनका संवेग हो गया p1 डैश और इसका वेग हो गया v1, इसका संवेग p2 डैश और वेग क्या हो गया v2। u1 से क्या चेंज हो गए u2। तो इसके लिए हमें क्या निकालना है, ऊर्जा संरक्षण। लिखिए इसके अंतर्गत माना एक निर्देश तंत्र S, एक निर्देश तंत्र S जिसमें 2 कण जिनका द्रव्यमान m1 व m2 है तथा संवेग हम मान रहे हैं कि दोनों का द्रव्यमान क्या है m1 व m2 और उनका संवेग हम मान लेते हैं क्या है p1 व p2 है। 2 चीज़ें मानी है, उनका द्रव्यमान क्या है m1 m2 और उनका संवेग क्या है p1 व p2 है तथा वेग u1 व u2 टक्कर से पूर्व तथा v1 व v2 वेग टक्कर से पश्चात है। क्या क्या माना है, 2 कण हैं जिनके द्रव्यमान क्या है m1 व m2 और जिनके समय क्या है p1 व p2 और उनके वेग टक्कर से पूर्व तो क्या है u1 व u2 और टक्कर के बाद उनके वेग क्या है v1 व v2। और ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है कि टक्कर से पूर्व उनकी ऊर्जा तथा टक्कर के बाद उनकी ऊर्जा दोनों क्या होगी, समान होगी। तो ऊर्जा संरक्षण से हम लिखें टक्कर से पूर्व ऊर्जा बराबर टक्कर के बाद ऊर्जा दोनों क्या होगी, बराबर होगी। टक्कर से पूर्व मान लेते हैं कि E इनिशियल, ठीक है, और टक्कर के बाद E फाइनल। पहले कण के लिए E1 प्लस दूसरे कण के लिए E2, दोनों को मिलाकर ही तो पूर्व ऊर्जा होगी। और टक्कर के बाद ऊर्जा हम मान लेते हैं E1 डैश प्लस E2 डैश, दोनों क्या होनी चाहिए, संरक्षित होनी चाहिए। अब ऊर्जा क्या होती है, E बराबर 1/2 mv²। तो पहले कण के लिए टक्कर से पूर्व एनर्जी क्या होगी, हाफ m1 u1 का स्क्वायर। क्यों, पहले कण के लिए उसका वेग क्या है u1 है, प्लस E2 के लिए सेकंड कण के लिए एनर्जी क्या होगी E2 m2 u2 का स्क्वायर, क्योंकि दूसरे कण का वेग कितना है u2 का स्क्वायर। E1 डैश हाफ m1, E1 के लिए फर्स्ट कण के लिए जो वेग था वो चेंज हुआ v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2। सेकंड कण के लिए जो हमारा टक्कर के बाद जो वेग है वो क्या था v2 का स्क्वायर। E बराबर क्या होता है, अरे गतिज ऊर्जा 1/2 mv² होती है ना,
ऊर्जा तो होती है 1/2 mv² होती है क्या? गतिज ऊर्जा पड़ी है 1/2 mv²। ये हो गई हमारी समीकरण 1। ठीक है, ये तो पहले निर्देश तंत्र के लिए, एस निर्देश तंत्र के लिए जिसमें दो कण जिनका द्रव्यमान m1 व m2 है, उनके लिए हमारे पास समीकरण क्या आ गई? 1/2 m1 u1² प्लस 1/2 m2 u2 का स्क्वायर इक्वल दूसरे कण, पहले कण के लिए टक्कर के बाद एनर्जी क्या होगी? 1/2 m1 v1 का स्क्वायर प्लस दूसरे कण के लिए टक्कर के बाद ऊर्जा क्या होगी? 1/2 m2 v2 का स्क्वायर। हमने इसको मान लिया समीकरण नंबर 1। अब इसी प्रकार हम एक दूसरा निर्देश तंत्र लेते हैं। दूसरा निर्देश तंत्र लेंगे, माना एक अन्य निर्देश तंत्र, लिखिए माना एक अन्य निर्देश तंत्र एस डैश जिसमें दो कण जिनका द्रव्यमान यहाँ हम ले लेंगे कैपिटल M1 और कैपिटल M2 है तथा संवेग क्या है? P1 व P2, जिनके वेग टक्कर से पूर्व है U1 डैश U2 डैश और टक्कर के बाद उनके वेग क्या है? V1 डैश V2 डैश टक्कर से पश्चात है। तब ये तो था एस निर्देश तंत्र के लिए। ठीक है, अब लिखेंगे एस डैश निर्देश तंत्र के लिए। ठीक है, एस डैश निर्देश तंत्र में हमने क्या माना है? एक अन्य निर्देश तंत्र एस डैश जिसमें दो कण जिनके द्रव्यमान m1 व m2, जिनके संवेग p1 व p2, टक्कर से पूर्व है उनका वेग u1 डैश u2 डैश और टक्कर के बाद उनके वेग v1 डैश v2 डैश, द्रव्यमान उनका m1 m2, संवेग उनका p1 p2। ठीक है, ये टक्कर से पूर्व के लिए, ये टक्कर से पश्चात, टक्कर से पश्चात के लिए। अब इसके लिए हम क्या निकालेंगे? ऊर्जा संरक्षण। तो इसके लिए भी क्या होगी? टक्कर से पूर्व ऊर्जा टक्कर के बाद ऊर्जा बराबर होगी टक्कर से पूर्व ऊर्जा बराबर टक्कर के बाद ऊर्जा। टक्कर से पूर्व ऊर्जा क्या होगी? पहले कण के लिए, पहले कण के लिए जिसका द्रव्यमान क्या है? m1, तो 1/2 कैपिटल M1 u1 डैश का स्क्वायर किसका होगा? u1 डैश का स्क्वायर। हमने u1 डैश लिया है दूसरे निर्देश तंत्र में, पहले कण का वेग क्या है? u1 डैश। दूसरे कण के लिए 1/2 m2 u2 डैश का स्क्वायर, क्योंकि हमने दूसरे निर्देश तंत्र में दूसरे कण का वेग हमने क्या लिया है? u2 डैश इक्वल टक्कर के बाद में पहले कण का वेग हमने माना है क्या हो गया? v1 डैश, क्या लिया हमने? v1 डैश इसका स्क्वायर प्लस, और दूसरे कण के लिए m2 v2 डैश का स्क्वायर। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम समीकरण 2। ठीक है, अब आगे लिखते हैं। देखो गैलीलियन रूपांतरण समीकरण हमने लास्ट पिछले में भी यूज ली थी, इसमें भी यूज लेंगे। गैलीलियन रूपांतरण समीकरण से हम निकालेंगे तो गैलीलियन रूपांतरण समीकरण से क्या होगी? u1 डैश बराबर u1 माइनस v, u2 डैश बराबर u2 माइनस v, v1 डैश बराबर v1 माइनस v और v2 डैश बराबर v2 माइनस v। ये हमारी हो गई समीकरण नंबर 3। किससे निकाली हमने? गैलीलियन रूपांतरण समीकरण से। और गैलीलियन रूपांतरण समीकरण क्या होती है? u डैश बराबर u माइनस v। इस समीकरण से हमने ये समीकरण 3 निकाली। पहले कण के लिए u1 डैश बराबर u माइनस v, सेकेंड के लिए u2 डैश बराबर u2 माइनस v, थर्ड के लिए v1 डैश बराबर v1 माइनस v और फोर्थ सेकेंड कण के लिए टक्कर के बाद वेग v2 डैश बराबर v2 माइनस v। अब हम समीकरण 3 का मान किस में रखेंगे?
समीकरण 1 में। यहाँ u1 डैश है, u2 डैश है, दोनों का मान उठाएंगे और समीकरण 2 में रखेंगे। v1 डैश और v2 डैश का मान समीकरण 3 से समीकरण 2 में रखेंगे। तो लिखिए समीकरण 3 से मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखें। पहले क्या है 1/2 m1 u1 डैश का स्क्वायर, u1 की वैल्यू क्या है समीकरण 3 से u1 माइनस वी, तो इसका स्क्वायर u1 माइनस वी का होल स्क्वायर प्लस 1/2 दूसरे कण के लिए m2 u2 डैश का स्क्वायर, u2 डैश का स्क्वायर और u2 डैश की वैल्यू कितनी है u2 माइनस वी, यहाँ रखेंगे u2 माइनस वी और इसका स्क्वायर इक्वल दूसरे कण का टक्कर के पश्चात वेग m1 v1 डैश का होल स्क्वायर, v1 डैश का स्क्वायर और v1 डैश की वैल्यू कितनी है v1 माइनस वी, तो इसका होल स्क्वायर v1 माइनस वी का स्क्वायर प्लस दूसरे कण का टक्कर के बाद वेग, दूसरे कण के लिए द्रव्यमान क्या है m2 और इसके टक्कर के बाद वेग क्या है v2 डैश का स्क्वायर और v2 डैश की वैल्यू क्या है समीकरण 3 से v2 माइनस वी, यहाँ रखेंगे v2 माइनस वी का होल स्क्वायर। अब सबको पता है, हम इस फॉर्मूले को ओपन करेंगे। ये फॉर्मूला क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है। रखेंगे, देखो रखते हैं 1/2 m1, इसको ओपन करें u1 माइनस वी का होल स्क्वायर को, u1 का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर माइनस 2u1v, यही आएगा इससे u1 का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी होता है u1 इंटू वी प्लस सेकेंड के लिए m1 1/2 m2 u2 माइनस वी का होल स्क्वायर भी इससे ओपन करेंगे, तो u2 का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर माइनस 2u2v इक्वल, अब इधर भी यही लगाएंगे 1/2 m1 v1 माइनस वी, तो v1 का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर माइनस 2v1v, सेकेंड में हाफ m2 v2 माइनस v का होल स्क्वायर, v2 का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर 2v2v, किससे आ जाएगा इस इक्वेशन से a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब अंदर गुणा करते हैं, 1/2 m1 को u1 से गुणा करेंगे, 1/2 m1 u1 का होल स्क्वायर, फिर v से करेंगे तो 1/2 m1 v स्क्वायर माइनस इसको इससे गुणा करेंगे 2 से, 2 कट जाएगा, बचेगा क्या m1 v1 और v। देखो इसको किससे गुणा करेंगे, इससे गुणा करेंगे तो 1/2 m1 गुणा 2u1v, इस 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या m1 u1 और v, m1 v1 और v। ठीक है, पहले का गुणा हो गया, सेकेंड का करते हैं प्लस इस हाफ m2 का किससे गुणा करेंगे पहले u2 से, तो 1/2 m2 u2 का स्क्वायर, फिर करेंगे v से तो 1/2 m2 v स्क्वायर, फिर किससे करेंगे माइनस 2u2v से, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या m2 माइनस m2 u2v। ये तो हो गई लेफ्ट साइड सॉल्व। राइट साइड देखिए, इसको गुणा करेंगे 1/2 m1 v1 का स्क्वायर, फिर v से करेंगे 1/2 m1 v स्क्वायर, फिर एक इससे करेंगे 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या माइनस m1 v1 v, फिर प्लस इसको इससे गुणा करेंगे 1/2 m2 v2 का स्क्वायर, इससे गुणा करेंगे 1/2 m2 v का स्क्वायर,
इस 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या माइनस m2 v2 और v। अब देखिए दोनों तरफ कुछ इक्वल दिखाई दे रहा है क्या, ये राशि और ये दोनों समान है, बराबर के साइन है, इक्वल के, तो ये दोनों कट जाएंगी। ठीक है, फिर 1/2 m2v, 1/2 m2v इधर भी है इधर भी है, दोनों के साइन सेम है, ट्रांसपोज करेंगे ये भी कट जाएंगे, बचेगी वो लिख लो 1/2 m1 u1 का स्क्वायर माइनस, देखिए इसमें और इसमें दोनों में v कॉमन है क्या, इसमें भी v है और इसमें भी v है, दोनों में v कॉमन है। पहले हम इसको लिख लेते हैं 1/2 प्लस 1/2 m2 u2 का स्क्वायर। देखिए दोनों में माइनस और v कॉमन है, माइनस v कॉमन लेंगे तो देखिए क्या क्या बचेगा, m1 v1 यहाँ से बचेगा और यहाँ से क्या बचेगा m2 v2, साथ में गुणा क्या जाएगा v इक्वल, इधर क्या क्या बचा 1/2 m1 v1 का स्क्वायर, दूसरा ये 1/2 m2 v2 का स्क्वायर। अब देखिए इन दोनों में इसमें और इसमें कुछ कॉमन है क्या, दोनों में माइनस है और v कॉमन है, तो माइनस क्या क्या बचेगा m1 v1 प्लस m2 v2, यहाँ से बचेगा m1 v1 और यहाँ से बचेगा m2 v2, साथ में गुणा क्या है v। और जब हमने लास्ट जब पढ़ा था समयिक संरक्षण है, तो समयिक संरक्षण में m1 v1 प्लस m2 v2 बराबर, सॉरी v1 थोड़ी ना आएगा यहाँ पे, u1 आएगा यहाँ पर, m1 u1 v प्लस m2 u2 v, तो यहाँ u1 आएगा, लिखने में मिस्टेक होगी ना, u1 से गुणा करेंगे u1 v आएगा, तो m1 u1 प्लस m2 u2 v बराबर m1 v1 प्लस m2 v2 होता है, कहाँ से, समयिक संरक्षण से, नीचे लिख लेते हैं समयिक संरक्षण से, समयिक संरक्षण से m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2, ये दोनों बराबर होते हैं, तो इधर और ये राशि बराबर है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, बचेगा क्या, अतः 1/2 m1 u1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 का स्क्वायर, ये तो कट गया, बचेगा या इधर क्या बचेगा 1/2 m1 v1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 का स्क्वायर। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर, पहले कहाँ तक आई 3 तक, ये हो गई समीकरण नंबर 4। अब देखिए समीकरण 4 और 1 की तुलना कीजिए, m1 u1 का स्क्वायर, उसमें भी m1 u1 का स्क्वायर, m2 u2 का स्क्वायर, m2 u2 का स्क्वायर, दूसरे कण के टक्कर के बाद में m1 v1 का स्क्वायर और m2 v2 का स्क्वायर। तो समीकरण 1 और 4 से क्या पता चल रहा है कि ऊर्जा भी एक निश्चित राशि है। समीकरण 4 तक लिखिए। उसके नीचे लिखिए समीकरण 1 व 4 से, मैं लिखवा देता हूँ, समीकरण 1 व 4 से समीकरण 1 व 4 से हम कह सकते हैं कि गैलीलियन रूपांतरण के अंतर्गत कण की ऊर्जा एक क्या है, निश्चर राशि है।
जैसे मैंने सेवेंक के लिए क्वेश्चन लिखवाया था कि सिद्ध कीजिए कि गैलीलियन रूपांतरण के अंतर्गत सेवेंक निश्चर राशि है, तो इसी प्रकार इसका भी क्वेश्चन आ सकता है कि सिद्ध कीजिए गैलीलियन रूपांतरण के अंतर्गत कण की ऊर्जा क्या है, एक निश्चर राशि है। ये हो गया हमारा गैलीलियन रूपांतरण के अंतर्गत ऊर्जा व संवेग का संरक्षण। लिख लिया, थोड़ा फास्ट लिख। आगे हम पढ़ेंगे न्यूटन की आपेक्षिकता का सिद्धांत। हेडिंग लगाइए, न्यूटन की आपेक्षिकता का सिद्धांत। कहाँ तक लिख लिया, कहाँ तक लिख लिया? ये वाली बस, यहाँ हेडिंग लगाइए, गैलीलियन रूपांतरण है नहीं, न्यूटन की आपेक्षिकता का सिद्धांत। गैलीलियन रूपांतरण तो हो गया ना, अब न्यूटन की आपेक्षिकता का सिद्धांत देखेंगे गैलीलियन रूपांतरण के अंतर्गत लागू होता है या नहीं। तो हेडिंग लगाइए, न्यूटन की आपेक्षिकता का सिद्धांत। देखो, मानेंगे एक निर्देश तंत्र जिसमें कोई भी कण मान लेते हैं, कोई वस्तु या कोई पक्षी। मान लिया कि कोई पक्षी है, ठीक है, या मान लेते कि तितली है, ठीक है, जिसमें इसका वेग क्या है u, और एक एस निर्देश तंत्र, एक अन्य निर्देश तंत्र जिसमें मानेंगे कि इसका वेग क्या है u डैश है, ठीक है। इसके अंदर इसका वेग क्या है u है, और इसके दूसरे के अंतर्गत इसका वेग क्या होगा u डैश, x y z, x डैश y डैश और z डैश, ये हमारा s डैश निर्देश तंत्र। तो s निर्देश तंत्र में u का वेग, पहले कण इस पक्षी का वेग क्या होगा ux i कैप। हमने शुरू में पढ़ा था गतिशील तंत्रों के लिए, हमने स्थिति सदिश निकाला था, तो उसका स्थिति सदिश क्या होगा, इस पक्षी का क्या होगा ux i कैप प्लस uy j कैप प्लस uz k कैप। लिखिए, s निर्देश तंत्र में पक्षी का वेग हमने जब शुरू में स्थिति सदिश निकाला था तब वेग निकाला था, तब वेग हमने क्या निकाला था v बराबर vx i के प्लस vy j के प्लस vz k कैप, इसी को यूज लेंगे। तो पहले s निर्देश तंत्र में इस पक्षी का वेग निकालेंगे, तो u बराबर क्या आ जाएगा ux i के प्लस uy j के प्लस uz k कैप। तो पहले निर्देश तंत्र के लिए इस पक्षी का वेग क्या होगा, लिखिए S निर्देश तंत्र में पक्षी का वेग, S निर्देश तंत्र में पक्षी का वेग हमने क्या माना u, तो u बराबर ux i के प्लस uy j के प्लस uz k कैप। ये हो गई समीकरण नंबर 1। और एस देश निर्देश तंत्र में क्या होगा, एस देश निर्देश तंत्र में
पक्षी का वेग। क्या माना हमने यू डेज, तो ये यू डेज क्या होगा, यू एक्स डेज आई के प्लस यू वाई डेज जे के प्लस यू जेड डेज के कैप। ये हो गई समीकरण नंबर 2। एस निर्देश अंतर में पक्षी का वेग यू एक्स आई के प्लस यू वाई जे के प्लस यू जेड के कैप, और एस डेश निर्देश अंतर में वेग क्या हो जाएगा, यू एक्स डेश आई कैप यू वाई डेश जे कैप यू डेश जेड के कैप। और पीछे हमने पढ़ा है गैलीलियन रूपांतरण समीकरण क्या होती है, यू डेश बराबर यू माइनस वी। हम जानते हैं गैलीलियन रूपांतरण समीकरण क्या होती है, यू डेश बराबर यू माइनस वी। एस डेश निर्देशांतर में वेग और दूसरे निर्देशांतर में वेग, एस में निर्देशांतर वेग यू, और वी क्या होता है, दूसरे निर्देशांतर का पहले निर्देशांतर के सापेक्ष वेग। तो अगर हम माने कि ये पक्षी है सिर्फ एक्स दिशा में ही गतिशील है, उड़ रहा है, तो y और z डेश निर्देशांतर में गतिशील नहीं है, तब कैसे निकालेंगे। माना पक्षी कहाँ किधर उड़ रहा है, माना पक्षी x दिशा में गतिशील है। इसका वेग किसके लिए लिखेंगे, सिर्फ x दिशा के लिए, तो u डेश बराबर u माइनस वी एक्स। एस डेश निर्देशांतर में वेग, एस में वेग, और एस डेश निर्देशांतर का वेग एस के सापेक्ष हमारा क्या हो गया, वी एक्स। अगर हम u डेश को लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, x दिशा में बढ़ रहा है तो x डेश अपॉन टी बराबर वेग x अपॉन टी, चाल में परिवर्तन की दर, दूरी बटा समय क्या होता है, वेग, दूरी बटा वेग, और एस निर्देशांतर में x और एस डेश में x डेश अपॉन टी माइनस वी एक्स। तो x डेश अपॉन टी बराबर इधर लघुत्तम लेंगे तो क्या आ जाएगा t, तो x माइनस वी एक्स इंटू टी, टी से t कट जाएगा, बचेगा क्या, x डेश बराबर x माइनस वी एक्स इंटू टी। यह हो गई समीकरण नंबर 3। और जब पक्षी सिर्फ x दिशा में गतिशील है तो y डेश बराबर क्या होगा, y, और z डेश बराबर z, y डेश बराबर y और z डेश बराबर z। अब समझ लेते हैं हम t। देखिए समीकरण 1 और 2 का मान अगर हम यहाँ रखें, x डेश बराबर क्या आ गया, x माइनस वी एक्स टी। इसको दे दो समीकरण 4, ये हो गई समीकरण नंबर 5। ये x डेश बराबर x माइनस वी एक्स इंटू टी। अगर हमें ये तो हो गई स्थिति, अगर हम इसका निकालें वेग, तो अगर समीकरण 3 का अगर हम अवकलन करते तो हमारे पास क्या आ जाएगी, u डेश बराबर u माइनस वी, ये इसका क्या हो जाएगा, वेग। लिखिए आगे समीकरण 3 का समय के सापेक्ष अवकलन करने पर, स्थिति का समय के सापेक्ष अवकलन करें तो क्या आ जाएगा, वेग आ जाएगा। समीकरण 3 का समय के सापेक्ष अवकलन, डी एक्स डेश अपॉन डी टी इक्वल डी एक्स अपॉन डी टी माइनस वी एक्स तो और डी टी अपॉन डी टी, यू डेश बराबर यू माइनस वी एक्स। ये हो गई समीकरण नंबर 6। ये हो गया इसका वेग। अगर बल निकालना हो तो
वेग क्या निश्चित है। अगर हम इसका त्वरण निकालें तो त्वरण क्या होगा, इसका वापस हम टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए डैश बराबर ए, क्योंकि नियत वेग से गतिशील है तो वी अक्ष का अक्ष के साथ टी के सापेक्ष क्या होगा 0। ए डैश बराबर ए, बल क्या आ जाएगा, एफ डैश बराबर एफ डैश बराबर एफ। ये हो गया आपका न्यूटन की आपेक्षिकता का सिद्धांत। आज के लिए इतना ही, आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट डे। थैंक यू।